नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखना। यदि आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास जो माइक नहीं है, माइक की व्यवस्था नहीं है, मैं भूल गया माइक कहीं पर, तो ये मैं एयरफोन से ही बना रहा हूँ, तो जो वॉल्यूम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो आप एडजस्ट कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु और अधातु है, हमारा जो तीसरा चैप्टर है ये कितने नंबर का है। तो दोस्तों जो धातु और अधातु है ये हमारे 4 अंक का है दोस्तों। ये 4 अंक का हमारा चैप्टर है दोस्तों। इसमें से आप एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक आएगा आपके अति लघुचात्मक क्वेश्चन और एक आएगा आपके लघुचात्मक क्वेश्चन। तो दोस्तों आपकी जो अध्याय 3 है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा वस्तुनिष्ठ 1 अंक का, एक आएगा अति लघुचात्मक 1 अंक का, एक आएगा आपके लघुचात्मक क्वेश्चन 2 अंक का। तो दोस्तों आपके 4 अंक का ये अध्याय होने वाला है दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विद्युत का चालक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी जो धातु है अधातु है विद्युत की चालक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और ग्रेफाइट और सभी। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन एक जो ऐसी अधातु भी है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो वो अधातु ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो अधातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे अधिक सुचालक धातु है वो दोस्तों सिल्वर है। सिल्वर सबसे अधिक जो विद्युत की सुचालक धातु है सिल्वर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? अधातु पूछ रहा है कि द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर कौन सी अधातु पाई जाती है। तो दोस्तों जो अधातु है दोस्तों वो ब्रोमीन है दोस्तों, ब्रोमीन। अगर दोस्तों ये यहाँ पर पूछता धातु, तो दोस्तों जो धातु है वो है मरकरी या पारा, लेकिन ये अधातु पूछ रहा है तो अधातु हमारी ब्रोमीन होगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अधातु होते हुए भी चमकीला है दोस्तों। हम देखते हैं कि जो धातु है वो चमकीली होती है, लेकिन जो एक ऐसी अधातु भी है जो चमकीली होती है और दोस्तों वो है आयोडीन। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन अपवाद में से आता है, जो अपवाद होता है सबसे अलग होता है वहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आयोडीन है, चमकीला होता है, अधातु है। सारी काम में है, जब अपने आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी तब हमने पढ़ा था कि जो धातु है वो बाईं तरफ होती है, और धातु बाईं तरफ की जो पहला फर्क है उसमें पहले और दूसरे में जो धातु होती है, तो हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ही सारी धातु है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोल्डर मिश्र धातु मिश्रण है। जो हमारे सोल्डर मिश्र धातु किसका मिश्रण दोस्तों? तो दोस्तों जो सोल्डर मिश्र धातु को हमारी लेड और टिन, Pb+Sn, लेड प्लस टिन का मिश्रण है वो सोल्डर धातु बनती है उससे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत की कुचालक धातु है। इनमें से विद्युत की जो कुचालक धातु कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से जो विद्युत की कुचालक धातु है वो है दोस्तों लेड। लेड विद्युत की कुचालक धातु है। और यहाँ पे सबसे अधिक जो सुचालक धातु है वो सिल्वर है। नंबर 2 पर है दोस्तों कॉपर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रेजियन मिश्रण है। तो दोस्तों जो एक्वा रेजियन, इसको शाही जल, रॉयल जल भी कहा जाता है। दोस्तों यह मिश्रण है HCl+HNO3। जब हम HCl को 3 अनुपात में और HNO3 को 1 अनुपात में मिलाते हैं, सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 को 3 अनुपात 1 में मिलाते हैं, तो हमारा जो ताजा मिश्रण है वो हमें प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। तो दोस्तों यहाँ देखिए HCl में 3 अक्षर है, 1 2 3, तो इसको मिलाएंगे 3 अनुपात में। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है। तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें 3 ABCD के अक्षर है, तो इसमें 3 अनुपात मिलाएंगे और बाकी बचा एक जो HNO3 का अनुपात 1 मिलाएंगे। भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है। तो दोस्तों जो कुछ धातुएं ऐसी है, 3 धातुएं जो केवल भाप के साथ में अभिक्रिया करती है दोस्तों। तो दोस्तों वो है दोस्तों लोहा। एक तो लोहा Fe और एक है एल्यूमिनियम और एक है जिंक। फेरस, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों ही जो धातुएं हैं वो केवल भाप के साथ में अभिक्रिया करती है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके बनाती है। तो दोस्तों धातु की अम्ल से अभिक्रिया होती है, धातु प्लस अम्ल,
धातु की जब अम्ल से विक्रिया होती है तो दोस्तों हमें मिलता है लवण प्लस हाइड्रोजन, अर्थात हमारी जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। अभी हमने कहा कि जो धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि किस अम्ल, ऐसा भी अम्ल है, कौन सा अम्ल है जिसके साथ में अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो दोस्तों वो अम्ल है हमारा सांद्र HNO3। सांद्र HNO3 के साथ जो धातुएं हैं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो नहीं देती है। और क्यों नहीं देती है इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया इसमें बताऊंगा आगे, मैं बताता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयनिक यौगिक घुलनशील है। तो दोस्तों जो आयनिक यौगिक है वो जल में तो घुलनशील है, लेकिन वो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन इन तीनों में अघुलनशील है। तो यहाँ पूछा घुलनशील तो जल में घुल सकते हैं दोस्तों। चलिए सीना बार किसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीना बार किसका अयस्क है। तो दोस्तों जो सीना बार है वो मरकरी का अयस्क है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अध्याय 3 के अति लघुगणनात्मक क्वेश्चन, और आपके जो अति लघुगणनात्मक क्वेश्चन वो एक अंक का एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, इस पूरे वीडियो को यदि आपने अंत तक देख लिया तो आपके 4 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, अपने रिश्तेदार और 10th क्लास में उनको जरूर भेजें। और जो रीड के विद्यार्थी वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो रीड में भी टॉपिक लगता है धातु अधातु। चलिए दोस्तों देखिए, मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों कोई भी 2 मिश्र धातु के उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे पीतल व कांसा। कोई भी 2 मिश्र धातुओं के उदाहरण आप दे सकते हैं दोस्तों। चलिए, विद्युत तारों की वेल्डिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत तारों की वेल्डिंग में हम एक मिश्र धातु है सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। और यह जो सोल्डर मिश्र धातु है यह बनती है हमारी Pb+Sn, जो अभी हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में जो प्रश्न था लेड प्लस टिन, इससे ये धातु बनती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मिट अभिक्रिया, जब हम फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं हम एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जो लिक्विड बनता है, उस लिक्विड का उपयोग, उस पदार्थ का उपयोग अपन रेल की पटड़ी या रेल की जो दरारें हैं उनको जोड़ने में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम Fe2O3 + 2Al, ये हमारे बन गया 2Fe + Al2O3 प्लस इसमें से कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी। यही है दोस्तों थर्मिट अभिक्रिया। अर्थात हम कहेंगे जो लैंग्वेज है हिंदी की वो आप लिखना है, क्योंकि यहाँ जो समय कम है और इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा इसमें, तो लैंग्वेज आपको लिखनी है। मैं केवल शॉर्ट नोट पे इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। FeO2 फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाई जाती है तो हमें लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने या उनमें जो दरारें आती हैं उनको जोड़ने में किया जाता है दोस्तों। और इसे हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया दोस्तों। अयस्क किसे कहते हैं दोस्तों, जब हम पृथ्वी है उससे किसी खनिज का दोहन करते हैं या कोई खनिज हम पृथ्वी से निकालते हैं, तो खनिज के साथ में कुछ विशेष मात्रा में विशेष धातु पाई जाती है, विशेष धातु। अर्थात हम जब किसी खनिज को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसके साथ में ही कुछ मात्रा में विशेष धातु पाई जाती है। तो जब पृथ्वी से खनिज निकालते हैं और खनिज के साथ में कुछ विशेष मात्रा में कुछ धातु पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं अयस्क। जैसे हम जस्ते की खान है और जस्ते के साथ में हमेशा क्या मिलती है, चांदी, तो चांदी क्या हो गया, अयस्क हो गया दोस्तों। चलिए
एनोड पंख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोड पंख किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब हमने विद्युत अपघटनी परिष्कृत पढ़ा था, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अविलेय अशुद्धियां जो होती है वो कहां बैठ जाती है? एनोड के नीचे, देखिए दोस्तों एनोड पंख से कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अविलेय अशुद्धियां होती है, जो विलीन में घुलती नहीं है, जो अविलेय अशुद्धियां होती है वो एनोड के नीचे आकर बैठ जाती है और उसी को हम कहते हैं एनोड पंख। वापस देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अविलेय अशुद्धियां अर्थात जो विलीन में घुलती नहीं है वो एनोड के नीचे आकर बैठ जाती है, उसे हम कहते हैं एनोड पंख। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल व कांसा किन धातुओं से बने होते हैं? तो दोस्तों जो हमारी पीतल है वो बनती है कॉपर प्लस जिंक। हमारी जो पीतल मिश्र धातु किससे बनती है? कॉपर प्लस जिंक। और जो हमारा कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन। जो हमारा कांसा है वो कॉपर प्लस टिन से बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में देखिए, ये शब्द लेपन किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो लोहे व इस्पात की वस्तुएं होती हैं, इस्पात में स्टील, इस्पात, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? जिंक की परत लगाते हैं, जिंक की परत। देखिए लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसी को हम कहते हैं येसन लेपन। आया प्रश्न मिश्रात किसे कहते हैं? जब दोस्तों हम दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं तो हमारे पास एक मिश्र धातु बनती है, उसी को कहते हैं मिश्रात। यहाँ देखिए पीतल कौन मिश्र धातु है, कांसा कौन मिश्र धातु, सोल्डर कौन मिश्र धातु। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक धातु अर्थात ऐसा कहेंगे दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अम्लगम किसे कहते हैं? अम्लगम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जब हमने पढ़ा कि जो दो धातु मिलाएंगे तो मिश्र धातु बनेगी, लेकिन जो अम्लगम है इसमें जब मिश्र धातु बनाते हैं तो एक मिश्र धातु हमेशा पारा होती है, मरकरी होती है। एक मिश्र धातु क्या होगी? पारा या मरकरी। तो ऐसी मिश्र धातु ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो, उसे हम क्या करेंगे? अम्लगम। जैसे हमारे पास जिंक प्लस Hg मरकरी, तो इसे हम कहेंगे जिंक अम्लगम। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास दो धातु है जिंक और पारा, लेकिन इसको मिश्र धातु नहीं कहते, क्या कहेंगे? जिंक। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो दोस्तों आजकल जो हमारे घरों में बर्तन आते हैं वो स्टेनलेस स्टील कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम फेरस आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, फेरस आयरन निकल और क्रोमियम, इन तीनों को ही मिलाते हैं तो हमारे पास एक मिश्र धातु बनती है स्टेनलेस स्टील। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, वो है फिक्र नहीं, इसकी ट्रिक है और जैसे लिखेंगे फी करेंसिया, फिक्र नहीं, फी करेंसिया नहीं, फिक्र नहीं। फेरस क्रोमियम और निकल इनको मिलाएंगे तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील धातु मिल जाएगी। वर्जन किसे कहते हैं? दोस्तों वर्जन और विस्थापन दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो जब हम सल्फाइड गैस को 5 की उपस्थिति में करते हैं,
वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सल्फाइड एस प्लस O2 प्लस उच्च ताप तो हमें क्या मिलता है ऑक्साइड। क्या मिलता है ऑक्साइड। देखिए दोस्तों जब सल्फाइड एस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको हम कहते हैं भर्जन। जैसे देखिए 2ZnS ये प्लस 3O2 उच्च ताप 2ZnO प्लस 2SO2। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जिंक सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया तो यह जिंक ऑक्साइड में बदल गया। इसको कहते हैं भर्जन। और दोस्तों यदि बात करें निस्तापन की तो केवल एक शब्द का अंतर है कि यहाँ भर्जन में सल्फाइड एस होता है जबकि निस्तापन में केवल कार्बोनेट एस होता है। दोस्तों कार्बोनेट आयस बाकी परिभाषा पूरी परिभाषा सेम है। अर्थात देखिए उदाहरण इसका ZnCO2 जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस CO2। देखिए जब कार्बोनेट एस को उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं निस्तापन। देखिए ये कार्बोनेट एस है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे ये ZnCO2 जिंक कार्बोनेट इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो यह बदल जाएगा हमारे जिंक ऑक्साइड में। तो इसको कहते हैं निस्तापन। गेन से कहते हैं दोस्तों गेन को नहीं आप समझ रहे हैं। गेन क्या है दोस्तों जो एस होता है एस में कभी-कभी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं धूल के कण होते हैं मिट्टी के कण होते हैं। अर्थात एस में उपस्थित धूल या जो मिट्टी के कण हैं जो अशुद्धियां हैं उसको हम क्या कहते हैं गेन। तो एस में उपस्थित धूल व मिट्टी के कणों की अशुद्धियां गेन कहलाती है। दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है हमने अध्याय 2 में देखा है। तो दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। तो इसको मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी ऐसे अम्ल और ऐसे अधात्विक। चलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो दोस्तों जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए सोनोरस क्या है। सोनोरस दोस्तों जो सोनोरस है इसकी जगह दूसरा शब्द आता है ध्वनिक। ध्वनिक आपको याद आ गया होगा। ध्वनिक क्या है जब भी हम पर किसी धातु को चोट मारते हैं या टकराते हैं तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम ध्वनिक कहते हैं। तो दोस्तों जो ध्वनिक है वही दोस्तों क्या है सोनोरस है। किसी भी धातु को चोट मारने पर उससे उत्पन्न ध्वनि सोनोरस कहलाती है। दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO। दूसरा ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। आज की क्लास में पढ़ा आपने कि जब किसी भी धातु को चोट मारते हैं तो चोट मारकर एक पतली शीट पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो किसी भी धातु को चोट मारने पर वह एक पतली चादर में बन जाती है उसी को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। सबसे अधिक जो आघात वर्धनीय धातु है वो चांदी उसके बाद है सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है चांदी है। तन्यता किसे कहते हैं अर्थात किसी धातु को खींचकर एक पतला लंबा तार बना सकते हैं। अर्थात धातु का वह गुण जिसमें हम धातु को खींचकर एक लंबा पतला तार बना सकते हैं उसको हम कहते हैं उसी गुण को क्या कहते हैं तन्यता। और सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। इसी प्रकार अपने सोने और चांदी के ऑप्शन इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों ही गुण है आघात वर्धनीयता और तन्यता। जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं। तो दोस्तों जो कुछ धातुएं ऐसी है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती। कौन कौन सी है। एक तो लेड एक तांबा एक सोना एक चांदी। दोस्तों ये धातु ऐसी है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो आपके 2 अंक का आने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है।
तो दोस्तों जो सोडियम है वो बहुत ही अभिक्रियाशील तंतु है, इसलिए जो सोडियम है उसको अपन केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि अगर उसको हवा में रखते हैं, खुले में रखते हैं, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो जो ऑक्सीजन है वो हवा में खुले में ऑक्सीजन से आग पकड़ लेता है सोडियम, तो इसलिए उसे अपन केरोसिन के तेल में रखते हैं दोस्तों। चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्वा रेजिया क्या है। तो दोस्तों एक्वा रेजिया अभी भी अपन ने जो पहले क्वेश्चन देखे थे उसमें अपन ने किया था एक्वा रेजिया कि जो सांद्र HCl है, सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3, अर्थात जो सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 को हम 3:1 में मिलाते हैं तो हमारा जो ताजा मिश्रण है वो एक्वा रेजिया या शाही जल कहलाता है। और यहाँ 3:1 हम HCl का लेंगे और 1:1 हम HNO3 का लेंगे। जिसको याद रखने की ट्रिक है HCl, इसमें 3 अक्षर है तो इसका अनुपात कितना लेंगे 3 और HNO3 कितना लेंगे 1। चलिए इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। दोस्तों जो आयनिक यौगिक है इनके क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं और आयनिक यौगिकों के मध्य धन व ऋण जो अंतर आकर्षण बल होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और ये बहुत कठोर होते हैं। जब इनको ऊपर कोई दाब नहीं किया जाता तो ये भंगुर प्रकृति होते हैं, टूट जाते हैं। और जो आयनिक यौगिक है ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन और डीजल है इसमें ये अघुलनशील होते हैं। ये गुण आप देख सकते हैं। चलिए MgCl2 निर्माण की प्रक्रिया लिखो। तो दोस्तों जो Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। देखिए मैग्नीशियम है हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम। ये दोस्तों आपको 30 तक टॉपिक याद होना चाहिए, 30 तक आपको याद होना चाहिए। जो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है वो हमारा आता है 12 नंबर पे। तो पहले कोर्स में हम करेंगे 8, दूसरे कोर्स पहले कोर्स में करेंगे 2, दूसरे कोर्स में करेंगे 8 और तीसरे कोर्स में करेंगे 2। अर्थात इसमें जो तीसरा कोर्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोर्स में कितने हैं 2। दोस्तों ये आपने जब क्लास में पढ़ा होगा तब आपको पढ़ाया होगा जो बाह्यतम कोर्स है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए। अष्टक का नियम आपको पढ़ा है। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में बाह्यतम कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम लिखेंगे Mg, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोर्स में कितने होते हैं 2। और Cl क्लोरीन, जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में होते हैं 7। कितने होते हैं 7। तो यहाँ पर Cl 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ जो अभिक्रिया होगी मैग्नीशियम इसके बाह्यतम कोश में कितने होगा 2 और प्लस क्लोरीन इसके कितने बाह्यतम कोश में 7 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों अब जो नियम है अष्टक का नियम उसके अनुसार बाह्यतम कोश में 8 ही रहनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर इसके पास बहुत ज्यादा है और उसके पास एक कम है, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा एक इसको दे देगा। तो इसकी कितने हो जाएंगे 8। तो क्लोरीन के भी 8 हो गए और मैग्नीशियम कितना बच गया 8। लेकिन फिर भी इसके पास एक बचा हुआ दोस्तों, तो ये क्या करेगा एक क्लोरीन और इसके साथ में विक्रिया करेगा 2 3 4 5 6 7। इसके कितने 7 है। तो ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को दे देगा क्लोरीन को। तो इसके बाद कितने हो जाएंगे 8 और इसके कितने हो गए 8, इसके कितने हो गए 8। तो इस प्रकार हमारा जो बनेगा वो बनेगा Mg2+। 2+ क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं क्लोरीन को। और यहाँ हम लिखेंगे Cl2- MgCl2। इस प्रकार हम बढ़ाएंगे MgCl2। चलिए दांत में HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को नहीं देती है। दोस्तों जो दांत में अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन जो HNO3 है ये अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, इसके साथ में विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है देखिए, क्योंकि जो HNO3 है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में बदल देता है H2 में और खुद NO2 N2O और NO में बदल जाता है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो अभिक्रिया
जल में बदल देता है। और जो खुद HNO3 ये NO2 N2 और NO में बदल जाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। चलिए प्लेटिनम सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? तो दोस्तों जो प्लेटिनम और सोना और चांदी है ये तीनों ही ऑक्सीजन और जल के प्रति अनअभिक्रियाशील है। प्लेटिनम सोना चांदी को आप पानी में रखो चाहे हवा में खुले में रखो, इनका कोई नुकसान नहीं होता है और ये आघात वर्तनीय है, तन्य है, इसलिए अपन इसका उपयोग आभूषणों में करते हैं। लोहे का उपयोग कैसे करते नहीं करते आभूषण में, क्यों नहीं करते? क्योंकि लोहे में कभी भी जंग लग सकती है, बाकी सभी काम में सहायता हो सकती है। लेकिन जो चांदी सोना प्लेटिनम है इनका इन पर जल का और ऑक्सीजन के ऊपर दबाव नहीं पड़ता है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती है, तो इसका उपयोग आभूषण में करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के क्या उपाय है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए अपन उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की परत का निर्माण कर सकते हैं और ऊपर जो लोहे हैं इसके ऊपर जिंक की परत लगा सकते हैं। इसमें लेवल जो हमने पढ़ा था, लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाने को इसलिए लेवल कहते हैं। तो इस प्रकार जंग से उसको बचा सकते हैं। हीरा व ग्रेफाइट पर टिप्पणी लिखिए तो आप खुद कर सकते हैं। हीरा व ग्रेफाइट को आप टिप्पणी कर सकते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है, हीरा कठोर होता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए कैल्शियम धातु जल की सतह पर तैरती है क्यों? तो दोस्तों जब कैल्शियम है इसकी जल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर आते हैं जो कैल्शियम से चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने लगता है। ठीक है, देखिए आप ऐसा लिखेंगे, जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल से की जाती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं और वो बुलबुले कैल्शियम से चिपक जाते हैं और कैल्शियम धातु तैरने लगती है। जो मैग्नीशियम है उसके साथ में भी ऐसा होता है, मैग्नीशियम की तरह से अभिक्रिया कराएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे और वो मैग्नीशियम से चिपक जाएंगे और मैग्नीशियम भी तैरने लगता है। दोनों धातुएं जल से अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखिए, धातु की संयोजन श्रेणी का गणता क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातु की अभिक्रियाशीलता है, जो धातु की क्रियाशीलता है उसका जो गणता हुआ क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि जब आपको गणता हुआ क्रम याद होगा तभी आप विस्थापन अभिक्रिया कर पाएंगे। दोस्तों चलिए देखिए, सबसे पहले आगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये दोस्तों आपके जो धातु की श्रेणी गणता क्रम है, सबसे अधिक कैल्शियम कौन सी है? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। सबसे कम मेटल कौन है? सोना। ये आपको याद रखना क्रम। चलिए देखिए कॉपर व चांदी किस प्रकार संसाधित होती है? तो दोस्तों जो कॉपर धातु है इसको आप यदि कॉपर को आप पानी में रख देंगे या खुले में छोड़ देंगे तो कॉपर जो तांबा होता है उसके ऊपर एक हरी परत आ जाती है, तो इसके ऊपर जो हरी परत आती है इस प्रकार से संसाधित हो जाती है। और जो चांदी है, चांदी पर काली परत आ जाती है, कैसी परत आती है? काली। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। शुद्ध लोहे में कार्बन क्यों मिलाते हैं? तो दोस्तों जो शुद्ध लोहा होता है 100% जो आयरन होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, नरम होता है, उससे अपन मशीनों में कोई उपकरण नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोहा होता है उसको गर्म करने पर वो बिल्कुल नरम हो जाता है। तो जो लोहे में कठोरता नहीं होती है, तो लोहे में कठोरता लाने के लिए अपन क्या बनाते हैं? कार्बन 0.05%, 0.05%। तो लोहे में अपन ऐसा लिखेंगे, शुद्ध लोहे से मशीनों के विभिन्न उपकरण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि शुद्ध लोहा बहुत ही नरम और मुलायम होता है। इसमें कठोरता लाने के लिए 0.05% अपन इसमें मिलाते हैं कार्बन की मात्रा, तो इसमें कठोरता आ जाती है दोस्तों
चलिए धातु के गुणधर्म लिखिए। आपको याद है धातुएं चमकीली होती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, विद्युत की सुचालक होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है। इसमें गुणधर्म आपको लिखने हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो दोस्तों ऐसे ऑक्साइड जिनकी डिग्री आप चाहे अम्ल से कराओ चाहे क्षार से कराओ, दोनों स्थिति में लवण और जल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जिनकी डिग्री चाहे अम्ल से कराओ चाहे क्षार से कराओ, दोनों में क्या देंगे? लवण और जल। तो हमेशा कहेंगे ऐसे धात्विक ऑक्साइड या ऐसे ऑक्साइड जिनकी क्रिया अम्ल व क्षार से कराने पर लवण व जल बनता है, इसे हम धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जिनकी क्रिया अम्ल व क्षार दोनों से करवाने पर लवण और जल बनता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो उदाहरण है जिंक ऑक्साइड और एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उदाहरण भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए धातु परिष्करण विधि की विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन करो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस विधि का आपको वर्णन करना है दोस्तों। शुद्ध सोना आभूषण बनाने में क्यों प्रयुक्त नहीं होता? तो दोस्तों शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए जो शुद्ध सोना उससे आभूषण नहीं बन सकते। और जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट। और इसमें जो अपन आभूषण बनाते हैं उसमें काम लेते हैं 22 कैरेट। पहले से 2 कैरेट पर मिलाते हैं तांबा, 2 कैरेट मिलाते हैं तांबा। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है और शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बन सकते, तो अपन 22 कैरेट सोना ही काम लेते हैं आभूषण बनाने में, और 2 कैरेट इसमें मिलाते हैं तांबा, तो उसमें तो एक कठोरता आ जाती है और वो आभूषण बन जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो अध्याय 3 है उसका पूरा रिवीजन पूरा होता है एक वीडियो में, और ये इस वीडियो से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है आपसे दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।